Okay, thank you. Okay. So this is one NF. It's a very simple. Now in a second NF, in a 2NF, now onwards, जो भी नंबर है वो पहले वाले प्रीवियस वन में नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए. So right now we are talking about 2NF. The first condition, it should be in 1NF. This is the hierarchy. अगर कोई रिलेशन 2NF में है तो फर्स्ट कंडीशन इट इज डेफिनेटली इन 1NF. अगर वो 1NF में नहीं है तो 2NF में आगे जा ही नहीं सकता. सेम लाइक लेट मी गिव यू वन एनालॉजी, वन एग्जांपल. अगर आपने 10th और 12th पास ही नहीं किया तो इंजीनियरिंग में आ ही नहीं सकते. इंजीनियरिंग में आप हो, इट मींस यू हैव क्लियर्ड एंड पास्ड 12th, 11th, 10th एंड ऑल दिस थिंग सिमिलर. सो एक कंडीशन आपको पता चल गई तो वो याद नहीं रखनी पड़ेगी. इजी है, ठीक है. सो इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म the table is said to be in 2NF if both the following conditions hold good. First, table is in first normal form because we are talking about 2NF. When we talk about 3NF, तो first condition क्या होनी चाहिए? Table is in second normal form. Second normal form में है तो by default वो 1NF में ही. ऐसा मुझे आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि आपने इंजीनियर, अभी आप थर्ड सेम इंजीनियरिंग में हो तो मुझे आपको ऐसा पूछना पड़ेगा आपने 9th स्टैंडर्ड पास किया है कि नहीं किया है. मुझे ऐसा पूछना पड़ेगा? नहीं पूछना पड़ेगा. तो सिमिलर वे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा. तो एक कंडीशन को आपको पता चल गई. नाउ दूसरी कंडीशन वो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी. सो हियर सेकंड कंडीशन, no non-prime attribute is dependent on the proper set of any candidate key of table. No non-prime attribute. So first of all we need to understand what is prime attributes and what is non-prime attributes. So as you know, कैंडिडेट की लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था. क्या लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था कैंडिडेट की. सो प्राइम एट्रीब्यूट हम किससे बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. अगर हमारी ए बी कैंडिडेट की है तो ए एंड बी को हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे. लेकिन ए बी हमारी कैंडिडेट की है तो सी को हम क्या बोलेंगे? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. क्लियर? सो कैंडिडेट की का जो पार्ट है उसको हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे और जो नहीं है उसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे. सो शॉर्टकट आपको कैसे याद रखना है? नो पार्शियल डिपेंडेंसी. तो वी हैव सीन partial dependency, full dependency in our previous lecture. So no partial dependency should be there. This is the condition, second condition. Let's see. An attribute that is not part of any candidate key is known as the non-prime attribute that I already said to you. Now suppose in this school we have 3 attributes: teacher ID, subject and teacher age. Maybe one teacher can teach more than one subject because I have taught you DBMS. Maybe I can teach you data structure also. So one teacher may have a multiple subject. यहाँ पे देखो one teacher है, one नाम का टीचर है, वो मैथ्स भी पढ़ा सकता है, फिजिक्स भी पढ़ा सकता है. टीचर एज है 38. नाउ इसमें से हम कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसे कुछ बनाए, पहले तो कैंडिडेट की फाइंड करें और फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाए. तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए. एज यू नो, डिटरमिनेंट पार्ट और डिपेंडेंट पार्ट. x टेंड्स टू y है तो x को डिटरमिनेंट बोलेंगे और y को डिपेंडेंट बोलेंगे. तो y है वो x के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए, नॉट पार्शियल. अगर वो पार्शियली डिपेंडेंट हुआ तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. सपोज इफ आई से AB टेंड्स टू C, AB tends to C. If I say AB tends to C, then उसका मतलब क्या हुआ कि C is dependent on A and B. अगर C is fully dependent on A and B, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट तो उसको फुल डिपेंडेंट बोलेंगे. अगर C सिर्फ B के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी which is not permissible in second normal form. तो हमें क्या करना पड़ेगा?
ए बी को डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा. सो लेट्स सी हियर. Since teacher can teach more than one subject, the table can have multiple rows for the same teacher. So here, let's consider the candidate key. Teacher ID and subject. Teacher ID and subject is a candidate key, and non-prime attributes is teacher age. इसको हम non-prime attributes consider करें, इसको हम candidate key consider करें, तो यहाँ पे functional dependency क्या बन सकती है? Teacher ID, subject tends to teacher age. तो टीचर एज है वो सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं है. अब मैं ऐसा बोलूं कि 38, तो मैथ्स से मुझे कुछ नहीं पता चलेगा किसकी मैथ्स वाली फैकल्टी है, उसकी एज 38 है. फिजिक्स वाली फैकल्टी की एज 38 है, तो सब्जेक्ट से नहीं पता चलेगा. तो हमें क्या इंक्लूड करने का, टीचर करना पड़ेगा, टीचर आईडी, क्योंकि टीचर एज इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन बोथ टीचर आईडी एज वेल एज सब्जेक्ट. So that's why it's a full dependency, which is not permissible. Oh, sorry, fully dependent. Then we can say that it is in a second NF. चलो, table is in one NF as all attributes has a single value. यहाँ पे देखो सब में सिंगल वैल्यू है, तो वन NF में है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी. अब दूसरी देख रहे हैं, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, वो चेक करते हैं. A table is not into NF as teacher age is fully dependent on teacher ID and teacher ID is proper subset of candidate key. Candidate key का proper subset है, तो वो 2NF में नहीं है. तो rule gets violated. The non-prime attribute is dependent on proper subset of any candidate key. तो solution, same solution सब में एक ही रहेगा. Splitting that table into more than one table that satisfy both the condition. तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया, टीचर और सब्जेक्ट दो टेबल में. टीचर में हमने रखा टीचर आईडी एंड टीचर एज, सब्जेक्ट में रख दिया टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट. नाउ बोथ आर सेपरेट. टीचर आईडी इज, टीचर एज इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स और प्राइम एट्रीब्यूट्स इट्स अ प्राइम एट्रीब्यूट्स नाउ, क्योंकि यहाँ दोनों टेबल अलग हो गए, दोनों की कैंडिडेट की भी अलग हो जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन. एक टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड कर दो तो पार्शियल डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी. नो पार्शियल डिपेंडेंसी, देन यू विल गेट द unique candidate key for the teacher table, unique candidate key for the subject table, then no partial dependency will be there. So it is in a second normal form. So splitting a table into a 2NF. So here candidate key will be the teacher ID and non-prime attributes it is a teacher age. So यहाँ पे teacher ID candidate key हुआ, तो teacher age is fully dependent on teacher ID. So it is allowed, no partial dependency. Partially नहीं allowed है. तो यहाँ पे teacher age है वो पूरा टीचर आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है, और यहाँ पे भी कैंडिडेट की टीचर आईडी और सब्जेक्ट ले लो तो भी वही रहेगा. सो इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जस्ट वन मिनट. Okay, let's talk about the 3NF. So first condition, what will be the first condition? Can anyone type in a chat? What will be the first condition? It should be in, hello, I'm talking to you. It should be in which normal form? If we are talk about the 3NF, yes, Akshi, no need to write two things, first NF and second NF. If you say second NF, so by default it is in a first NF. So it should be in a second NF. मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप 10th पास हो, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा मुझे कि सर मैंने HKG भी किया है, फर्स्ट भी किया है, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, सिक्स्थ किया, सेवंथ किया, एट्थ किया, नाइन्थ किया. ऐसा बोलना पड़ेगा? नहीं बोलना पड़ेगा. सिंपली यू विल से आई एम 10th पास स्टूडेंट, so I can understand, yes, you are in 10th, it means you are 10th pass students, you have passed 9th, 8th, everything. If you said it should be in a second normal form, I can easily understand it is also in a first NF, simple. So first condition, table is should be in a second normal form. And a second condition, no transitive dependency. As you know, transitive
transitivity Armstrong axiom. A tends to B tends to C, then A tends to C. That is known as the transitive dependency. Again, I am repeating. A tends to B tends to C, then A tends to C. That is known as the transitive dependency. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो वो हमें रिमूव करना पड़ेगा. ए टेंड्स टू बी टेंड्स टू सी है, तो ए टेंड्स टू सी हो सकता है, लेकिन वो किस पे हो सकता है, एक ही टेबल है. तो अगर हम उसको डिवाइड कर दे तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ब्रेक हो जाएगी, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा. क्लियर? So transitive functional dependency of non-prime attribute on any super key should be removed. That is no transitive dependency. Let's see. As you know, non-prime attribute it means which is not part of any candidate key. So table is in 3NF if it is in a 2NF, and for each functional dependency x tends to y, at least one of the following condition holds. कौन सी? Okay, first, if x is a super key, अगर x super key है तो ये 3NF में आ जाएगा. ठीक है? और y is a prime attribute. Prime attribute it means y candidate key का पार्ट होगा, तो भी ये 3NF में आ जाएगा. ये शॉर्टकट है. ठीक है? So an attribute that is a part of any candidate key is known as the prime attributes. So these two conditions satisfied, then definitely it is in a 3NF. Let's see. Here employee table is given, ID, name, zip, state, city, district. Okay, tell me from ID, can we get zip? Yes, from ID we can get the zip. Another way, another question, from zip can I get the state, city and district? So फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने क्या बोला, आईडी टेंड्स टू जिप, तो आईडी से जिप मुझे मिलेगा. दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने क्या बोला, जिप टू स्टेट, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हुई. आईडी टू जिप, जिप टू स्टेट, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, तो ये तो नहीं होनी चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, ये एक ही टेबल है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा. नाउ मुझे आपसे यह जानना है, ये एम्प्लॉय टेबल को मैं कैसे डिवाइड करूं, कौन से एट्रीब्यूट के साथ दो टेबल में डिवाइड करूं ताकि मुझे transitive dependency na mile. Can anyone? You can unmute your mic. It will be easy. Simple. ये एम्प्लॉय टेबल में मैंने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रेजेंट है. यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आईडी टेंड्स टू जिप, तो आईडी से मुझे जिप मिलेगा, जिप से मुझे स्टेट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट मिलेगा. तो ये ट्रांजिटिविटी है, तो ये 3NF में नहीं है. इसको मैं कैसे डिवाइड करूं ताकि ट्रांजिटिविटी रिमूव हो जाए. कैन एनीवन? यस, साक्षी सेइंग फर्स्ट आईडी, नेम एंड जिप. ओके, इन अ सेकंड टेबल, जिप, स्टेट एंड सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट. एक्सीलेंट. फिजिकल क्लास नहीं तो मैं बोलता कि साक्षी के लिए तालियां, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट आंसर. So we can remove the transitivity. Let's understand. Super key may be ID, ID comma name, zip, so on. Super key may be anything. क्योंकि प्राइमरी की के साथ आप कोई भी एट्रीब्यूट्स लगा दो वो सुपर की हो जाएगी. सो यहाँ पे लेट्स कंसीडर द कैंडिडेट की एज अ आईडी. नाउ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट द आईडी. आईडी के सिवा all are the non attributes. Now consider this one is the first functional dependency. Zip tends to state, city and district. As I said, ID tends to zip. तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी हो रही है. तो ट्रांजिटिविटी from this ID to this. So hence this is not in a 3NF. 2NF में है लेकिन 3NF में नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा. स्प्लिटिंग से अगर आपने देखा तो मेरा एक ही आंसर है, स्प्लिटिंग इट इनटू मोर देन वन टेबल सच दैट ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी इज रिमूव. तो नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. मैं हर बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, नो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, बिकॉज इन एमसीक्यू दे में आस्क, पूछ सकते हैं 3NF में तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो ट्रांजिटिव और समथिंग एल्स, और दो ऑप्शन दे दो. तो 3NF में नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, वो याद रखना. और शॉर्टकट के लिए आपको बताऊं, टी का स्पेलिंग THREE, ट्रांजिटिव टी, TT, ऐसे आप याद रख सकते हैं.
सो एम्प्लॉय टेबल को मैंने डिवाइड कर दिया, एम्प्लॉय डिटेल से, आईडी, नेम और जिप से, और दूसरा टेबल बनाया एम्प्लॉय एड्रेस से, जिप टू स्टेट, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? सो नाउ आप अब देखो, इसमें ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो गई। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो गई तो ये TNF में है। क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर हो गया? दैट्स वेरी बिगेस्ट challenge for me, because most of time in a question 1NF 2NF 3NF asked so many times। ये सिंपल ही एग्जांपल है, सिंपल ही है। फर्स्ट में नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, सेकंड में याद रखना नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, बिकॉज 4NF में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आएगी। तो फर्स्ट में नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, सेकंड में नो पार्शियल डिपेंडेंसी, थर्ड में नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है? रेयर केस में वो BCNF 4NF 5NF पूछते हैं, BCNF फिर भी पूछते हैं, 4NF 5NF नहीं पूछते। और प्रैक्टिकल परफॉर्म, प्रैक्टिकल इट मीन्स practical in a real life, in a big database company, most of normal forms are used up to the BCNF, क्योंकि 4NF और 5NF की जरूरत ही नहीं पड़ती, रेयर केस में जरूरत पड़ती है। तो रियल लाइफ में भी यहाँ तक का मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। चलो अब BCNF का यूज देखें। BCNF कोई कोड नॉर्मल फॉर्म, but obvious, very simple. It is said to be in BCNF. First condition, it is in a 3NF, and second condition, every determinant should be primary key. Okay, as you know, determinant and dependent. Let me revise that thing. X tends to Y. If X tends to Y, then X is the determinant part and Y is the dependent part, because Y is totally depend on X. X Y को search करता है, that's why X is the determinant part. So if determinant is the super key, then it is in a BCNF. तो हमें चेक करना पड़ेगा X Y, X tends to Y है तो इसमें X है वो डिटर्मिनेंट हुआ, वो प्राइमरी की है, और 3NF में तो ये हमारा BCNF में हुआ। चलो चेक करते हैं। तो BCNF is dependent on the concept of determinant। यहाँ पे मैंने दो दिया है, अकाउंट नंबर टू, बैलेंस कोमा ब्रांच। सो अकाउंट नंबर इज द डिटर्मिनेंट पार्ट एंड दिस इज द डिपेंडेंट पार्ट। So here account number is the primary key. Account number is the primary key. Can we say this is the in BCNF? Yes, it is in BCNF. We can say that. Now let's take an example. Student, subject and faculty is given to you. In this first functional dependency, student comma subject tends to faculty, and second faculty tends to subject. So here it is the transitivity. Faculty tends to student comma subject tends to faculty and faculty tends to subject. So if we apply transitivity rules, so we can get student subject tends to subject. तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये 3 BCNF में नहीं है। तो one faculty teach only one subject, but it is not possible। यहाँ पे तो ऐसा ही हुआ ना, according to that one faculty teach the one subject, but it is not possible। I can teach more than one subject, so one subject is taught by more than one faculty, so this faculty is determinant, but it is not a primary key। यहाँ पे देखो faculty primary key नहीं है, तो FD2 अलाउड नहीं करेगा BCNF में रहने के लिए। तो हमें ये BCNF में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एज यूजुअल इसको डिवाइड कर दो। So one can student more than one assignments with the different faculty repeatedly, we can divide this thing। Solution simple, split it into more than one table such that transitive dependency is removed and every determinant is a primary key। तो आप इस टेबल को मोर देन 2 टेबल में डिवाइड कर सकते हो, 2 टेबल में, 3 टेबल में, 4 टेबल में, लेकिन सभी टेबल में प्राइमरी की डिटर्मिनेंट होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, देन इट शुड बी इन BCNF। क्लियर?
अभी आपको इजीली समझ में आए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल को दो ही टेबल में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दो टेबल से ज्यादा नहीं हो सकता है। और हमारा टेबल भी अभी हमने स्मॉल लिया है, तो मैंने यहाँ पे दो में डिवाइड कर दिया, फैकल्टी सब्जेक्ट और फैकल्टी स्टूडेंट। उसमें दोनों में मैंने यहाँ पे फैकल्टी को और स्टूडेंट को प्राइमरी की बना दिया। तो नाउ इट इज इन अ BCNF। क्लियर? नाउ इट विल बी इन अ BCNF। नाउ फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, बट ऑब्वियस है हायरार्की हमारी कैसे जा रही है, 1NF 2NF 3NF BCNF एंड देन 4NF। तो 4NF में फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इन अ BCNF। एंड सेकंड कंडीशन, नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। फर्स्ट एनएफ में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स था, यहाँ पे मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, वो क्लियर रखना आप। कैसे, किसको बोलेंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी? कंसीडर x टेंड्स टू y, consider this functional dependency x tends to y if for a single value of x there exist a multiple values of y, then the table may have a multi value dependency। अगर आपको याद है, if you remember this thing, we have discussed this thing in a first lecture of normalization। पहले ही लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। इफ वी गेट दी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिंगल एक्स, एक्स के लिए हमें मल्टीपल वैल्यू मिले वाई की, तो उसको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बोलेंगे। अब अभी आप बोलो, आप सोच सकते हो एक्स टेंड्स टू वाई में एक्स के लिए मल्टीपल वैल्यू वाई की मिले तो उसको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बोल सकते हैं। तो मैं बोलूं कि एक्स की जगह में कोई एट्रीब्यूट का नाम लिख लूं, वाई की जगह में कोई एट्रीब्यूट का नाम लिख दूं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सपोज मैं एक्स की जगह लिखूं SID और वाई की जगह लिखूं मैं हॉबी, SID टेंड्स टू हॉबी, तो वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हुई। क्योंकि सपोज SID मीन्स आपका रोल नंबर, तो आपकी मल्टीपल हॉबी हो सकती है। सपोज SID आपका रोल नंबर 101 है, तो आपकी हॉबी डांसिंग भी हो सकती है, आपकी हॉबी सिंगिंग भी हो सकती है, आपकी हॉबी रीडिंग भी हो सकती है। तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हुई। और एक्स की जगह मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। सपोज एक्स की जगह मैं ये ले लूं SID सब्जेक्ट, तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ID सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ID कंसिडर इट एज एक्स एंड प्रोजेक्ट को वाई कंसिडर करो। तो आप ही बोल सकते हो सर, मैं किसने बोला कि मैं एक ही प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, मैं DBMS का प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, मैं ETC का भी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हुआ, सॉरी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, नॉट एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हुई, तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। कैसे रिमूव कर सकता हूँ, दोनों को स्प्लिट कर दो, जो हमें बीच में आ रहा है उसको हटा दो, सिंपल। यहाँ पे ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो सकता है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हो सकती है। और सेम सब्जेक्ट में भी आप मल्टीपल प्रोजेक्ट कर सकते हो। सो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इज देयर एंड इट इज डिनोटेड बाय डबल एरो। यहाँ अभी तक हम x टेंड्स टू y दिखा रहे थे, उसको हम डिनोट कर सकते हैं x टेंड्स टू y, दैट इज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, MVD। तो उसको डिकम्पोज कर दो रो के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा एक ही बंदा रोल नंबर ID 1 है, एक ही सब्जेक्ट में DBMS में दो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, P1 और P2। तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बोल सकते हैं। तो उसको हम डिवाइड कर दिया ID और सब्जेक्ट में, और ID और एक्टिविटी में, और प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट आएगा। सो 1 DBMS 1 ETC, ID 1 प्रोजेक्ट P1, ID 1 प्रोजेक्ट P2। तो डिकम्पोज कर दिया। टेबल कैन हैव बोथ फंक्शनल एज वेल एज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, तो उसको हम डिवाइड कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज इन 4NF। सिमिलर अनदर एग्जांपल इज गिवन। एड्रेस कॉलम हमने ऐड करके ID टू एड्रेस, ID मल्टी वैल्यू टू सब्जेक्ट एंड ID मल्टी वैल्यू टू प्रोजेक्ट। ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ID टू एड्रेस। तो फिर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के हिसाब से हमने डिकम्पोज कर दिया। ये सिंपल एग्जांपल समझने के लिए। नाउ यही डिकम्पोज कर दिया, ID टेंड्स टू एड्रेस,
आईडी टेंड्स टू सब्जेक्ट एंड आईडी टेंड्स टू प्रोजेक्ट। आपको ऐसा ना लगे कि सर हर बार एक टेबल को दो में ही डिवाइड कर ली, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया एक टेबल को 3 में डिवाइड करके डिकम्पोज मल्टीपल में कर सकते हो। और रुको, अगर ये टेबल में मैंने डिवाइड किया फिर भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी मिल रही है तो इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन हम पहले से ही ऐसा ध्यान रखेंगे कि सब लोग सभी टेबल इंडिविजुअल हो। ठीक है, नेक्स्ट 5NF एंड लास्ट वन, तो बट ऑब्वियस 5NF है, नॉट लाइक फर्स्ट NF। फर्स्ट NF में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स था। एट्रीब्यूट इट मींस एक ही सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। आपको सिमिलर लग रहा है, दैट्स ओके, बट सिमिलर नहीं है। अगर सिमिलर होता तो 4NF इंट्रोड्यूस ही क्यों होता, उसको फर्स्ट NF में नहीं डालते। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अलग चीज है। ओके, 5NF में है तो बट ऑब्वियस 4NF में होना चाहिए। एंड इट नॉट कंटेन्स एनी ज्वाइंट डिपेंडेंसी और ज्वाइनिंग शुड बी लॉसलेस। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना आपको, तो नो नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग, राइट? फिर से रीड करो, इट शुड बी इन 4NF, डन। नॉट कंटेन्स एनी ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ज्वाइंट डिपेंडेंसी इट मींस हमने डीकंपोजिशन देखा, लॉसी और लॉसलेस। अगर ज्वाइनिंग करे तो इट शुड बी लॉसलेस, तो वो भी आंसर आपने दिया कि लॉसलेस ही होना चाहिए अगर हम ज्वाइन करें तो, क्योंकि अगर लॉसी हुआ तो डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। साक्षी, संजय, देवांग पारेख, इन तीनों ने आंसर लिखा था लॉसलेस, तो सेम आंसर मैंने यह बोला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप घर आज तो कोई बात नहीं, 2 कंसेक्यूटिव लेक्चर मैंने इसलिए ही ले लिए कि आप कंटिन्यूअस फ्लो में रहो तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर एक लेक्चर का फ्लो होता है। अगर दूसरे लेक्चर में ब्रेक हो गई, प्रीवियस लेक्चर में आप एब्सेंट हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला कि डीकंपोजिशन, अगर वो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था तो अभी आपको नहीं पता चलेगा। तो दैट्स व्हाई आई टुक दिस 2 लेक्चर। अगर वो जॉइंट डिपेंडेंसी है तो हम क्या करेंगे, open it into a as many tables as possible in order to avoid the redundancy। जितने हो सके उतने टेबल्स में डिवाइड कर दो, लेकिन वो लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी होनी चाहिए अगर जॉइन हो तो। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है 5NF का, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म, PJNF। एमसीक्यू में पूछ सकते हो, याद रखना। ठीक है, okay, let's consider this table, subject, lecture, semester। in this above table, John takes both computer and maths class for semester 1। यहाँ पे देखो जॉन कंप्यूटर और मैथ क्लास दोनों दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, बट ही डजंट टेक मैथ क्लास फॉर सेमेस्टर 2। यहाँ पे देखो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के लिए जॉन ने लिया है, लेकिन जॉन ने सेमेस्टर 2 के लिए मैथ्स क्लास नहीं लिया है। इन दिस केस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फील्ड रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ वैलिड डेटा। सपोज we add the semester 3 but don't know about the subject ही नहीं पता है, and who will be taking that subject वो भी नहीं पता है, lecturer का भी नहीं पता नहीं है। So we can leave the lecturer subject as a null value, but as all 3 columns act as a primary key, we cannot leave other 2 columns blank। अगर हमने प्राइमरी की ली है तो नल नहीं रख सकते, तो तीनों डालना पड़ेगा, सेमेस्टर 3 और लेक्चरर और सब्जेक्ट। तो सॉल्यूशन तो हमने डिवाइड कर दिया R1 R2 एंड R3 में। ठीक है, R1 R2 और R3 में डिवाइड कर दिए। सो दिस इज नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए मैं आपको सब, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो अल्टरनेटिव आई हैव, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल क्या याद रखो, इट शुड बी इन 4NF। सेकंड कंडीशन, नो जॉइंट डिपेंडेंसी। आप इतना लिख दो कि व्हेन
we do the process of dividing the entire single table into a multiple tables, it should be lossless decomposition. You can say that a table is 5NF if and if it is in 4NF and it cannot have lossy decomposition. कितने भी स्मॉलर टेबल में हम डिवाइड कर दे तो वो नहीं होना चाहिए. तो आप डिकम्पोजिशन का जो कंसेप्ट था क्या, लॉसी और लॉसलेस, वो सिर्फ आप एक्सप्लेन कर दो. प्रीवियस स्लाइड में था ना, जो वो भी 5NF में एक्सप्लेन कर दो तो भी चलेगा. क्लियर. नाउ स्पेशल नोट्स फॉर नॉर्मल फॉर्म्स. डेटाबेस इज नेवर नॉर्मलाइज टू 5NF. 5NF का रियल लाइफ में 5NF का नॉर्मलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए नहीं होता है. Once the database is converted to BCNF, it is assumed that all the redundancy of the table has been removed. क्योंकि BCNF तक सब कुछ रिडंडेंसी रिमूव हो गई होगी. फिर भी अगर DBA को चाहिए, फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था रोल ऑफ DBA, फिर भी DBA को ऐसा लगे, डाउट लगे कि अभी भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, DBA 4NF और 5NF को कन्वर्ट करेंगे. Database is converted into the 4NF and 5NF only if the DBA doubts the presence of redundant data in the database. अगर डाउट लगा तो, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया सोल्व करने के लिए, तो मैं उसकी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा जिसके ऊपर मुझे डाउट लगेगा कि ये बंदा नहीं करता है. तो सिमिलर वे कि 4NF और 5NF तक जाएंगे ही नहीं, अगर जाएंगे तो DBA को डाउट हुआ तो ही जाएंगे. So in a real world, DB database is created by considering all the aspects like data duplication, storage size, data access, and many more. So this is the normalization process. So normalization of database may or may not be required. जरूरत भी नहीं है कहीं पे भी, कभी भी कहीं पे भी जरूरत नहीं है, ऐसा हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते. इट मे रिक्वायर्ड इन लार्ज डेटाबेस. अभी जो हम लैब में डेटाबेस क्रिएट किए टेबल, उसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दैट इज नॉर्मलाइज, रिडंडेंट ही है. वहां पे कोई डुप्लीकेशन नहीं है, कोई ऐसे प्राइमरी की का कोई इश्यू नहीं है, और सब कुछ रेडी है. सो दिस इज दिस थिंग. ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ फोर्थ यूनिट. This is the end of fourth unit. If you have any query, then you can ask. Otherwise, we can go for the MCQ. One more thing. Now we have only few units that are. I cannot say that least important, but compared to these all units. PR diagram, relational algebra, transaction, and functional dependence, normalization. In this remaining all units, we have a few questions which are most important. If you do that question, then rest of things you can ignore, like that. Security, it requires only 1.5 hours. Then PLSQL maximum 1.5 hours. Then query optimization. In that query optimization, only one question is very most IMP thing, which requires only 10 minutes. After that, we will go through all the concept, but it requires 1.5 hours. So maximum within a 5 to 6 lecture, we are able to cover all this entire syllabus. So from next lecture, or maybe after Diwali, if it is required, then I will plan for the extra lecture. So similar way, definitely I am giving you a commitment. I will not take 2 lecture continuously. Don't worry, because in this concept it should be in continual manner. So I took this 2 lecture continue, but now onwards I will not take a 2 lecture continuous. I will take a one by one single lecture. Okay, so now let's have the some yes,
for D2D we have planned something. So at last I will discuss that thing when regular students leave this meet. So don't worry, Deva. So let's have some. So MCQ1, in the blank normal form, a composite attribute is converted into individual attributes. Now all of you have to type your answer into a chat. A, B, C, D, whatever. Clear? This is for your practice so you can get the idea. So all of you have pressed at the A. That's good. Answer is A, correct. In a first normal form, it should be single attribute, no composite attribute, multi-value attributes. Now second one, a functional dependency is a relationship between or among A table, B rows, C relations, D attributes. Paste the answer for second. It's little bit logical, so you need time to think. It's okay, fine. Okay, good. D is the correct answer. Third, if attribute A determines both attribute B and C, then it is also true that option A tends to B, option B tends to A, option C tends to A, option D C tends to A. If attribute A determines both attributes B and C, then it is also true that answer for third. All of you are testing D. Let me check. Even is saying C. If A determines both B and C, इसका मतलब क्या हुआ? आप समझे ही नहीं. A determines B and C, it means A tends to B. तो कौन सा सही रहेगा? आंसर इज A, क्योंकि A tends to B C, it means we can say that A tends to B. B tends to A तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि A determines B. तो B ऑप्शन गलत. C tends to A भी नहीं हो सकता, क्योंकि A determines C, तो C ऑप्शन भी गया. B C tends to A, तो B C कैसे सर्च करेगा भाई? खुद A B और C को सर्च कर रहा है. A tends to be also correct, or we can say that if
E option is given to you, A tends to C, then both A and E option are correct. A tends to B and A tends to C. Getting? A is the correct answer. Yes. Now next one, a function that has no partial dependency, no functional partial dependency is in which form? Option is BCNF, 1NF, 2NF and 3NF. Answer for this question. No partial dependency. थोड़ा सा जल्दी कीजिए. Answer is C. Second normal form, no partial dependency. Third normal form, no transitive dependency. Normalization space data duplication. Eliminates, reduces, increases or maximizes. नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या करता है? डुप्लीकेशन रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, एलिमिनेट्स करता है, इंक्रीज करता है, मैक्सिमाइज करता है. नियर बाय ऑप्शंस लगे तो भी आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा बेस्ट फर्स्ट प्रिफरेबल है. Okay, correct answer is A, eliminates. Normalize eliminates the data duplication. Data duplicate वो eliminate ही कर देता है. Okay, thank you. So from next lecture we will start the new unit.